अस्सलामुअलैकुम। फहमी और अली हैरानी से सोच रहे थे कि वो हेलीकॉप्टर किसका था जो शैडो को उनसे छीन कर ले गया। उन्होंने सानी से कहा था कि शैडो के दिमाग में जाकर मालूम करे, लेकिन उनकी लाइल्मी में अल्पा उस पर तनवी में अमल कर चुकी थी और उसके दिमाग को लॉक भी कर चुकी थी। ऐसा करने के बायस सानी शैडो के दिमाग में ना जा सकी और मालूम ना कर सकी कि उसे ले जाने वाले कौन है और कहाँ ले जा रहे हैं। उन्होंने आसपास के तमाम ममालिक की फ्लाइंग कंपनियों से रब्ता किया। लीबिया से जवाब मिला कि ट्रिपोली शहर के करीब से एक स्याह रंग का हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ गया है। वायरलेस के जरिए उसके पायलट से रब्ता करने की कोशिशें की गईं, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। तब 2 जासूस त्यारे परवास करते हुए गए। आगे 500 किलोमीटर के फासले पर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान पर एक कुशादा सड़क थी। वहां सड़क को रनवे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जासूस त्यारे उतारे गए। वहां रेत के वसीरीज मैदान में उस स्याह हेलीकॉप्टर के इतने बेशुमार टुकड़े दूर तक बिखरे हुए थे जैसे बॉम्ब के धमाके से इसे तबाह किया गया हो। आगे कुशादा सड़क पर एक त्यारे के पहियों और कुछ फैले हुए पेट्रोल के निशानात मिले। ये वाज़ेह हो गया कि हेलीकॉप्टर में आने वाले किसी तैयारे में फरार हो गए हैं। आलमी सतह पर दुनिया के तमाम ममालिक के तैयारों की परवाज़ के लिए जो मुकर्रर रूट्स हैं, उनकी निगरानी करने वाले कई ममालिक ने कहा कि उनकी तरफ से कोई नामालूम त्यारा नहीं गुजरा है। किसी भी रेडार के जरिए उसकी निशानदेही ना हो सकी। सानी ने फहमी और अली से कहा, बज़ाहिर ये नामुमकिन है कि किसी नामालूम त्यारी की निशानदेही ना हो सके, लेकिन ये इस तरह मुमकिन है कि उसे किसी टेलीपैथी जाने वाली हस्ती ने अगवा कराया है। उस त्यारे को जिन ममालिक से होकर गुजरना था, उन ममालिक के मुतल्लिक़ अफसरान को चंद मिनट के लिए गायब दिमाग रखा गया था, या उन अफसरान को उस रात बहुत ज़्यादा शराब पीने पर मजबूर किया गया। बहरहाल सांप गुजर चुका है, अब लकीर नहीं पीटना है। ये मालूम करना है कि सांप किस बिल में गया है। सानी काहिरा में सोनिया के साथ मसरूफ़ थी और कभी पोरस के काम आ रही थी, इसलिए चली गई। फहमी ने अली से कहा, जैसा कि हमें बताया गया है, सना और जलाल पाशा से दोस्ती हो चुकी है और नीलमा अपनी शैतानी हरकतों से नासरा को पोरस से जुदा कर चुकी है। इस हिसाब से औरतों में 2 ही टेलीपैथी जानने वालियाँ नासरा और अल्पा हैं। अली ने कहा, सिर्फ ख़वातीन का हिसाब ना करो, महाराज और महेश भी टेलीपैथी जानते हैं। अगरचे वो गैर मामूली जहानत के मालिक नहीं हैं, लेकिन अमरीकी चालबाज उन्हें गाइड करके शैडो को जजीरे से ले जा सकती हैं। हाँ, ये मुमकिन है। उन चारों में से फ़िलहाल नासरा या नीलमा को नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि वो खुद पोरस के टेलीपैथी जानने वालों से यानी सना और जलाल पाशा से दूर भागती फिर रही है। हम अमेरिका और इसराइल पर शुबा कर सकती हैं। ये चाल इन 2 मुल्कों में से किसी एक की हो सकती है। दोनों मुल्क लीबिया के दुश्मन हैं और लीबिया के एक रेगिस्तानी इलाके में स्याह हेलीकॉप्टर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। वो लीबिया की हुकूमत को बदनाम करना चाहती हैं कि एक इस्लामी मुल्क ने ही हमारे कैदी शैडो को अगवा कराया है। शैडो की गैर मामूली सलाहियतों के बायस पापा और हमने भी उसे पसंद किया, इस वादे पर कि वो आइंदा अपनी गलतियों की तलाफ़ी करेगा और इंसानों की भलाई के लिए काम करेगा। हमने उसकी सजाए मौत माफ़ कर दी थी, लेकिन किसी मुखालिफ ख्याल ख्वानी करने वाले ने शैडो के दिमाग में रहकर हमारा फ़ैसला सुन लिया। अमेरिका और इसराइल ये नहीं चाहते थे कि शैडो हमारा अकीदतमंद बन जाए। वो बेहतरीन मनसूबा साज है, इल्म नजुम का माहिर और बारूद और बमों की कारकर्दगी को समझने वाला शख्स है। अमेरिका और इसराइल ने उसे अपने मकासद के लिए अगवा किया है। अली ने फ़ोन के जरिए अमरीकी फ़ौज के एक आला अफसर से रब्ता किया और कहा, मैं अली तैमूर बोल रहा हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ, ये तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। हाँ, मुझे इतला मिली है कि तुम्हारे कैदी शैडो को बड़ी राजदारी से अगवा किया गया है और एक स्याह रंग के हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने वाले टुकड़े लीबिया के रेगिस्तानी इलाके में पाए गए हैं। अली ने कहा, अगवा करने वाले ने यही सबसे बड़ी भूल की है। कर्नल कज़ाफ़ी से हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हमारे दुश्मन को चाहिए था कि हमसे दुश्मनी करने वाले किसी मुल्क में उस हेलीकॉप्टर को ले जाकर तबाह करता। हम मानते हैं कर्नल कज़ाफ़ी से तुम लोगों के दोस्ताना ताल्लुकात हैं, कभी हमसे भी दोस्ती थी, लेकिन वो मीठी छुरी है, दोस्त बनकर दरे पर्दा दुश्मनी करता है। तो मेरी बात को अभी दुरुस्त ना समझो, मगर जल्द ही उसकी दोस्ती के पीछे छुपी हुई दुश्मनी ज़ाहिर हो जाएगी। हकीकत मालूम करने में देर नहीं लगेगी। तुम्हें सिर्फ यह समझाने के लिए फ़ोन किया है कि हकीकत मालूम करने से पहले शैडो को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे काबरीन को पहले जो सज़ाएं देकर ख़त्म की थी उन्हें फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों से कहो हम सब के दिमागों में घुसकर हमारे चोर ख्यालात पड़ें। उन्हें यकीन हो जाएगा कि हमने शैडो को अगवा नहीं किया है। हम ऐसा ज़रूर करेंगे। अली ने फ़ोन बंद करके फहमी से कहा, उन्होंने शैडो को अगवा करने के जुर्म से इनकार किया। उन्होंने सच और झूठ समझाने के लिए हमारे टेलीपैथी जानने वालों को अपने दिमाग में आने और चोर ख्यालात पढ़ने की दावत दी है। पापा और सानी उनके चोर ख्यालात ज़रूर पढ़ेंगे। अब अल्पा से रब्ता करो। अली ने फ़ोन पर ब्रेन आदम से रब्ता किया। मैं अली तैमूर बोल रहा हूँ। और क्यों बोल रहा हूँ ये तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। मैं तुम्हारे दिल की बातें कैसे समझ सकता हूँ जबकि तुम्हारी तरह टेलीपैथी भी नहीं जानता। तुम रिसीवर ना रखो, मैं दूसरे फ़ोन के ज़रिए अल्पा को कॉल कर रहा हूँ। अली ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपने दिमाग में पराई सोच की लहरों को महसूस किया। अल्पा की आवाज़ सुनाई दी, अगर मुझे दिमाग में रहकर बोलने दोगे तो फ़ोन पर बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अली ने रिसीवर रखकर पूछा, क्या तुम सुकून से नहीं रह सकती? हम सब तुमसे लाताल्लुक हो गए थे, तुमने फिर हमें ललकारा है। साफ और सीधी बात करो अली, तुम्हें हमसे क्या शिकायत है? हाँ नहीं अल्पा, मेरे दिमाग के चोर खाने में ना हो, वो लॉक्ड है, तुम मेरे चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकोगी। मैं भूल गई थी कि फराज साहब की फैमिली के किसी फर्द के ख्यालात चुपके से नहीं पढ़े जा सकते। रूहानी टेलीपैथी के जरिए तुम सबके दिमागों के चोर खानों को लॉक कर दिया गया है। तुम्हें भूलने की नहीं, दूसरों की कमजोरियां मालूम करने की आदत है। तुमने सोचा होगा कि शायद किसी वजह से मेरा दिमाग कुछ कमज़ोर हो गया हो, तुम मक्कारियों से बाज नहीं आओगी। मेरा ख्याल है फजूल बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम्हारा वक्त कीमती है तो फ़ौरन चली जाओ, मैं इसराइल पहुंच जाऊंगा। वहां कदम रखते ही तुम सबकी नींदें उड़ जाएंगी। तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू बता रहे है कि मुझे या मेरे काबरीन से तुम्हें कोई शिकायत है। इतनी मासूम हो कि बड़ी देर बाद मेरे अंदाज़े गुफ्तगू को समझ रही हो। अब यह भी बता दो कि मेरी शिकायत दुरुस्त है या नहीं। ज़रा सोच समझ कर जवाब देना। मेरे पापा ने अच्छी तरह तस्दीक करने के बाद मुझे ब्रेन आदम या तुमसे बात करने को कहा है। तुम पहेलियाँ बुझवा रहे हो, सीधे साफ तरीके से क्यों नहीं बोल रहे हो? पापा ने कहा है जब पहेलियाँ बूझने से इनकार किया जाए तो सीधे और साफ रास्ते से इसराइल पहुंच जाओ। ज़रा ठहरो, मैं अपने बिग ब्रदर से पूछती हूँ कि तुम हमसे कौन सी पहेली बुझवाना चाहते हो। वाह क्या बात है, पहले मैंने ब्रेन आदम से बात की तो वो तुम्हें बुला लाया, अब तुम उसके पास जा रही हो। बहरहाल जाओ, मुझे इंतज़ार की फुर्सत है। वो चली गई। अली ने फहमी को अल्पा से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताया। फहमी ने कहा, खुद को बहुत चालाक समझती है, ये जानते हुए भी कि शैडो के अगवा किए जाने और एक सियारंग के हेलीकॉप्टर के तबाह होने की खबर आम हो चुकी है, वो अनजान बन रही है। वो थोड़ी देर बाद अली के पास आकर बोली, बिग ब्रदर ने आज सुबह का अखबार नहीं पढ़ा था। अखबारात में तुम्हारे कैदी शैडो के अगवा किए जाने की खबर शाया हुई है। अगवा करने वाले नामालूम अफराद हैं, उनका सुराग लगाया जा रहा है। हमें हैरान है कि तुम लोगों के मुंह से लुकमे छीन कर ले जाने वाले जाले कौन हो सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हम पर शुबा करके इस बात को हमारे लिए पहेली बना रहे हो? इसमें शुबा नहीं कि तुम बड़ी चालबाज हो। तुम्हें चालबाजी सिखाने वाला पारस अब तुम्हारे साथ नहीं रहा, फिर भी हम तुम्हें बहुत कुछ सिखाते रहेंगे। हमने तुमसे रब्ता करने से पहले अमरीकी अकाबरीन से रब्ता किया था। उन्होंने कहा कि शैडो के अगवा पर वो खुद हैरान है। उन्होंने ब्रेन आदम से भी सिलसिले में तबादला ख्याल किया था। तुम्हारे बिग ब्रदर यानी ब्रेन आदम ने भी हैरान होकर कहा था कि वो तुम्हारी टेलीपैथी के जरिए उन अगवा करने वालों का सुराग लगाएगा। एल्पा ने कहा, तुम यकीन करो, मैंने बिग ब्रदर के कहते ही सुराग लगाना शुरू किया है, लेकिन अमरीकी अकाबरीन की चालबाजियों को समझ रही हूँ। उन्होंने महाराज और महेश के दिमागों को अपने किसी हैप्नाटाइज के माहिर से लॉक करवा दिया है, ताकि मैं और तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले उनके अंदर जाकर उनके चोर ख्यालात के जरिए हकीकत मालूम ना कर सकें। जहानत वो होती है जो दूसरों की चालबाजियों को समझ लेती है। मैंने इस मसले को इसलिए पहेली बनाकर तुम्हें उलझाया था। तुमने पहले बिग ब्रदर के पास जाने की बात की, फिर वापस आकर कहा चूंकि बिग ब्रदर ने आज का अखबार नहीं पढ़ा था, इसलिए तुम दोनों शैडो के मामले से बेखबर थे। और जब मैंने कहा कि अमरीकी अकाबरीन तुम दोनों से इस सिलसिले में तबादला ख्याल कर चुके हैं, तो तुम अपनी पहली बात को भूलकर कह रही हो कि तुमने अगवा करने वालों का सुराग लगाना शुरू कर दिया और तुम्हारा शुबा अमरीका पर है, उन्होंने ही शैडो को अगवा कराया है। एल्पा ने कहा, खुद को बहुत चालाक समझना महज खुशफहमी है। हमें शैडो के बारे में अखबारात से मालूम हुआ हो या अमरीकी अकाबरीन से, तुम्हें से क्या फ़र्क पड़ता है? झूठा अपने झूठ से पहचाना जाता है। हमने पहचान लिया है, अब झूठों को हमारी जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार करना चाहिए। ये कहकर उसने सांस रोक ली। एल्पा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर अपने सामने सोफे पर बैठे हुए थॉर्न आइवन हाइड एंड सीक को देखा। वो हैप्नोटिज्म के जरिए से अपनी ताबे बना चुका था। वहाँ बज़ाहिर उसके मुसल्ला बॉडीगार्ड की हैसियत से रहता था, लेकिन दरे पर्दा उसकी कनीज़ और दाश्ता बनकर रहती थी। उस वक्त भी वो दोनों एक बंगले के बंद दरवाजे के पीछे एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अगर कोई दरवाजे पर दस्तक देता तो थॉर्न आइवन उठकर दरवाज़ा खोलता, फिर एल्पा के पीछे एक मुस्ताद बॉडीगार्ड की हैसियत से अलर्ट खड़ा रहता। अमरीकी हुकाम और फौज के आला अफसरान एल्पा की हर बात को हरफ आखिर समझते थे और उसकी हदायत पर इसलिए अमल करते थे कि वह टेलीपैथी के जरिए मालूमात हासिल करके उन्हें कार्रवाई की हदायत देती रहती थी। थॉर ने एल्पा को मशवरा दिया था कि शैडो को अगवा करके यहाँ लाया जाए। ब्रेन आदम ने एतराज़ किया था, एक शैडो की खातिर अली तैमूर से मुखालफत मोल लेना दानिशमंदी नहीं है। एल्पा ने कहा था, शैडो एक लाजवाब प्लान मेकर है, बम और बारूद की इकसाम को समझता है, उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करना और किसी भी बम को नाकारा बनाना जानता है। हमारे पास दूसरा कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं है। उसका मुतबादिल गज़ब का हिप्नोटाइज करने वाला थॉर्न और गैर मामूली चालबाज शैडो है। ये गैर मामूली सलाहियतें रखने वाले हमारे बहुत काम आते रहेंगे। एल्पा और थॉर्न ने ऐसी प्लानिंग की थी कि शैडो के अगवा का इल्ज़ाम उन पर ना आ सके, लेकिन अली ने उनके झूठ को पकड़ लिया था। थॉर्न अपनी जगह से उठकर एल्पा के पास सोफे पर आया। उसकी तमाम बातें सुनने के बाद पूछा, तुमने मुझसे हदायत हासिल किए बगैर ये क्यों कह दिया कि तुम्हें शैडो के अगवा किए जाने का इल्म नहीं है? क्योंकि तुम्हारे बिग ब्रदर ने सुबह के अखबारात नहीं पढ़े थे, वो पढ़ने के बाद तुम्हें दुनियावी हालात बताते हैं। वो बोली, मैंने ये सोचकर झूठ कहा था कि अली अभी अमरीकी काबरीन के पास नहीं गया होगा।
अगर गया भी होगा तो उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि इस सिलसिले में मुझसे बातें हो चुकी हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने झूठ क्यों कह दिया। अगर सच कह देती कि तुम्हारी और बिग ब्रदर की बातें अमरीकी अकाबरीन से हो चुकी हैं तो कौन सी मुसीबत आ जाती। मैंने सोचा था कि शैडो के मामले में लाइल्मी ज़ाहिर करूंगी तो अली को यकीन आ जाएगा कि अमरीकी अकाबरीन ने महाराज और महेश की टेलीपैथी के जरिए शैडो को जजीरे से निकाला है। ऐसी चालाकी दिखाने से पहले तुम्हें मालूम कर लेना चाहिए था कि अली ने अमरीकी अकाबरीन से इस सिलसिले में रब्ता किया है या नहीं। मैं मानती हूँ मुझसे यह गलती हो गई। थॉर ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे मारते हुए कहा, आइंदा मुझसे मशवरा किए बगैर कोई काम करेगी तो जान से मार डालूंगा। वो अपने गाल पर हाथ रख कर रोते हुए बोली, मैं पारस के साथ बरसों नहीं हूँ। उसने औरत पर हाथ उठाने वाली मर्दानगी कभी नहीं दिखाई और आज तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। वो तुम्हारा शौहर था, मैं तुम्हारा यार हूँ। उसने तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर रखा था, मैं तुम्हें पाँव की जूती बनाकर रखता हूँ। उसने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया, फिर भी तुम उसे धोखा देकर चली आई। मैं तुम्हें लात जूते मारता रहूँगा, तब भी तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकोगी। हमेशा मेरी ताबे बनकर होगी। चलो मेरे कदमों में बैठो। वो उसके साथ बैठी हुई थी। सोफे से खिसक कर फर्श पर आकर उसके कदमों में लगकर बैठ गई। थॉर ने कहा, शैडो को यहाँ लाकर एक खुफिया तहखाने में रखा गया है। उसे वहाँ राजदारी से रखने वाले चंद योगा के माहिर फौजी अफसरान हैं। अली के टेलीपैथी जानने वाले उनके दिमागों में नहीं जा सकेंगे, लेकिन यहाँ के दूसरे अकाबरीन को इबरतनाक सजाएं देकर मालूम करेंगे कि वो चंद योगा के माहिर फौजी अफसरान कौन है। फिर उन अफसरान के जरिए उन्हें जख्मी करके उनके दिमागों में पहुँचकर शैडो को तहखाने से निकाल ले जाएंगे। हाँ, अली को यकीन हो गया है कि वो यहाँ है। वो हमारी तवक्को से भी ज़्यादा ज़बरदस्त कार्रवाई करेगा। उसकी जवाबी कार्रवाई से पहले शैडो के पास जाओ। पहले उसे ये खुशखबरी सुनाओ कि उसके दोस्त और पार्टनर थॉर्न आइवन ने तुम्हें अपनी ताबे और दाश्ता बना लिया है। अली यहाँ ज़बरदस्त कार्रवाई करने वाला है। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसा मंसूबा बनाओ कि वो मेरे, तुम्हारे और शैडो तक ना पहुँच सके। उसने थॉर्न के हुक्म के मुताबिक ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर शैडो के दिमाग में पहुँच कर बोली, मैं तुम्हारी मालका हूँ और तुम मेरे ताबे हो। क्या मेरे लबो लहजे से पहचान रहे हो? पहचान रहा हूँ, लेकिन मुझे तहखाने में क्यों कैद किया गया है? मेरा कसूर क्या है? तुम्हारी हिफाजत के लिए ऐसा किया गया है। अली तैमूर तुम्हें दोबारा गिरफ्तार करने और मौत की सज़ा देने यहाँ आने वाला है। वो आज या कल किसी दिन में यहाँ पहुँच सकते हैं। तुम कोई ऐसा मंसूबा बनाओ कि वो तुम्हारे साए तक भी ना पहुँच सके। शैडो ने कहा, यह बहुत आसान सी समझ में आने वाली बात है। मेरे दिमाग में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं आ सकता। तुम मुझे किसी दूसरे मुल्क में ले जाओ, मेरा चेहरा तब्दील करा दो, फिर फरहाद का पूरा ख़ानदान भी मेरे साए तक नहीं पहुँच सकेगा। पहले तुम एक खुशखबरी सुन लो। जिस तरह तुम मेरे मामूल और ताबे हो, उसी तरह मैं थॉर्न आइवन यानी तुम्हारे दोस्त और पार्टनर हाइड एंड सीक की ताबे और दाश्ता हूँ। उसी के हुक्म पर मैं तुम्हें इस जजीरे से निकाल कर यहाँ लाई हूँ। वो खुश होकर बोला, क्या मेरा दोस्त थॉर्न आइवन यहाँ है और तुम उसकी ताबे हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे सच को मानता हूँ। थॉर्न ने अपनी मकनातीसी आंखों से सैर ज़दा कर लिया होगा। मुझे बताओ, उसने मेरे लिए क्या कहा है? यही कि हम तीनों किसी तरह अली की जवाबी कार्रवाई से बच सकती हैं। तुम्हें फ़ौरन कोई ठोस मंसूबा बनाना चाहिए। फ़िलहाल इसी तदबीर पर अमल करना होगा। तुम्हें दूसरे टेलीपैथी जानने वाले चेहरे से नहीं पहचानते हैं। थॉर ने भी यकीनन चेहरा बदल लिया होगा। मैं भी ऐसा करूँगा। हम तीनों को किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहना होगा। यहाँ इसराइल में भी छुपने के लिए कई छोटे बड़े शहर हैं। मैं अपने वतन को छोड़ना नहीं चाहती, तो तुम यहाँ रह जाओ, लेकिन मुझे और थॉर्न को यहाँ से जाना होगा। मैं थॉर्न की कनीज़ हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। जहाँ भी जाएगा साथ ले जाएगा। ये तुम्हारा और उसका मामला है। उसे मेरा मंसूबा बताओ। फौरी तौर पर हमारे बचाव का यही एक रास्ता है। तुम चंद हफ्तों या चंद महीनों के लिए दूसरे मुल्क में रहकर यहाँ वापस आ सकती हो। उसने थॉर्न के कदमों में दिमागी तौर पर हाजिर होकर शैडो का मंसूबा उसे बताया। वो बोला, फ़ौरन उसके मंसूबे पर अमल करो। क्या हमें इस मंसूबे पर अच्छी तरह गौर करके अमल नहीं करना चाहिए? क्या हम इसराइल के किसी बड़े या छोटे शहर में छुप कर नहीं रह सकेंगे? हरगिज़ नहीं। मैं और अननाउन हमेशा शैडो के मंसूबों पर अमल करके कामयाब होते रहे हैं। एक बार उसकी प्लानिंग के खिलाफ अमल करके अब तक पछताते रहे। अगर मैं तुम्हें अपनी ताबे ना बनाता, तुम आज रात तक जो भी फ़्लाइट हमें इसराइल से बाहर ले जाती है उसमें हमें ले चलो। इतनी जल्दी कैसे होगा? पहले तो हमें फ़र्जी नामों से पासपोर्ट वगैरह बनवाने होंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तुम इस मुल्क की बेताज मलका हो। तुम जब चाहती हो यहाँ से किसी मुल्क में जा सकती हो। आज भी तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड की हैसियत से जाऊँगा। और शैडो, ब्रेन आदम और दूसरे काबरीन को मालूम हो चुका होगा कि अली तैमूर यहाँ हंगामा राई के लिए आने वाला है। तुम शैडो का चेहरा बदल कर उसे दूसरे मुल्क में छुपाने ले जा रही हो। तुम्हारे फैसले से यहाँ के हुक्मरान और फौज के आला अफसरान भी इनकार नहीं करेंगे। मगर थॉर्न, मेरी बात समझो कि मैं अपने वतन को शट अप। आगे बोलोगी तो एक लात मारूंगा, उधर जाकर गिरोगी। शैडो, जो कह चुका है उस पर अभी अमल करो। हम यहाँ से चंद घंटों में निकल जाएंगे। उसने ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम किया। 2 घंटे पहले एक फ़्लाइट फ्रांस के शहर पेरिस और फिर वहाँ से लंदन जाने वाली थी। वो ब्रेन आदम के दिमाग में आई। उसने पराई सोच की लहरों को महसूस करके पूछा, हेलो, कौन? एल्पा?
यस बिग ब्रदर, मैं बोल रही हूँ। पहले तुम अपने दिमाग में आकर अपना नाम बताती थी, आजकल तुम्हें हुआ क्या है? सच पूछो तो कुछ परेशान लगती हो। परेशानी की तो बात ही है। अली किसी दिन भी यहाँ पहुँचकर बड़ी मुसीबतें खड़ी करेगा। मैंने तुम्हें मना किया था, अब तो जो कुछ भी होगा उसका सामना करना ही पड़ेगा। बिग ब्रदर, वो हमारे अकाबरीन में से किसी को आलाकार बनाकर योगा जानने वालों को जख्मी करके शैडो को तहखाने से ले जा सकते हैं। मैं अभी पहली फ्लाइट से लंदन जाकर उसे छुपाऊंगी। तुम फिर एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना चाहती हो। मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। थॉर्न आइवन मेरा बॉडीगार्ड मेरे साथ रहेगा, और आप हमेशा देखते आए हैं कि मैं तनहा भी अपनी हिफाजत करती आई हूँ। क्या तुम यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट्स के बारे में मालूम कर चुकी हो? जी हाँ, 2 घंटे बाद एक फ़्लाइट लंदन जाएगी। याद आया, वो जहाज़ पेरिस में भी रुकेगा। जी हाँ, मैं शैडो को लेकर थॉर्न के साथ जाऊँगी। आप अभी 3 सीटें रिजर्व करवा दें। क्या तुम्हें मालूम है कि फ़राद की फैमिली का कोई ना कोई फ़र्द पेरिस में रहता है? रहने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाज़ पेरिस में 1 घंटे के लिए रुकेगा, हम जहाज़ से नहीं उतरेंगे। अगर फरहाद की फैमिली का कोई फ़र्द भी जहाज़ में आएगा तो हमें चेहरों से नहीं पहचानेगा। ठीक है, तुम थॉर्न के साथ एयरपोर्ट जाओ। मैं शैडो के चेहरे पर थोड़ी सी तब्दीली करा के उसे फ़ौजियों की निगरानी में भेज रहा हूँ, जो वर्दी में नहीं आम से लिबास में होंगे। एल्पा अपने आमिल थॉर्न के पास चली गई। ब्रेन आदम थोड़ी देर गहरी संजीदगी से सोचता रहा, फिर उसने फ़ोन के ज़रिए फ़ौज के एक योगा जाने वाले अफसर से कहा, आप अभी चेहरे पर रेडीमेड मेकअप कर लें, एक सफरी बैग लें और जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आएँ। उसने योगा के माहिर दूसरे फौजी अफसर से कहा, आप अभी शैडो के चेहरे को रेडीमेड मेकअप के ज़रिए तब्दील करें और अपने 2 साथियों के साथ सादे लिबास में शैडो को एयरपोर्ट ले जाएं। वहाँ उसे मैडम एल्पा के हवाले कर दें। वो भी चेहरे से नहीं पहचानी जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में आकर अपनी शनाख्त कराएगी और शैडो को अपने साथ ले जाएगी। फिर ब्रेन आदम ने फ़ोन के ज़रिए एयरपोर्ट के फ़्लाइट इंचार्ज से कहा, लंदन जाने वाली 4 सीटें रिज़र्व करें। सर, सीटें नहीं हैं, चांस पर 1-2 सीटें मिल सकती हैं। चांस नहीं, सीटें कन्फर्म करो। 4 सीटें एक साथ नहीं होंगी। जहां 3 सीटें होंगी उनके पीछे एक और सीट रिजर्व होगी। ये टॉप सीक्रेट मामला है। फ्लाइट को मजीद 1 घंटे किसी बहाने से लेट किया जा सकता है। ऑर्डर इज़ ऑर्डर, फ़ौरन तामील करो। उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद योगा का माहिर फौजी अफसर अपना चेहरा तब्दील करके आया। ब्रेन आदम ने कोड वर्ड्स के जरिए उसे पहचान कर कहा, आओ बैठो। तुम्हें दुश्मन तो क्या, एल्पा भी नहीं पहचान सकेगी। वो दोनों एक दूसरे के सामने सोफ़ों पर बैठ गए। अफसर ने पूछा, सर मामला क्या है? ब्रेन आदम ने सोफे की पुश्त से टेक लगाकर कहा, तुम थॉर्न आइवन की मकनातीसी आंखें देख चुके हो? यस सर, बड़ी खतरनाक है मगर पुरकशिश हैं। औरतें इन आंखों की तरफ खिंची जाती होंगी। यस सर, पहली बार जब वो मेरे साथ एक त्यारे में सफ़र कर रहा था तब मैंने देखा था। उसने एक खूबसूरत एयर होस्टेस को चंद सेकंड में अपनी आंखों के जरिए अपनी तरफ माइल कर लिया। मैंने सोचा अपने दुश्मनों को हिप्नोटाइज कराने के लिए थॉर्न आइवन हमारे बहुत काम आएगा। मेरी हदायत पर एल्पा से ट्रैप करके यहाँ ले आई, मगर अब बाजी पलट गई है। वो कैसे सर? मुझे यकीन की हद तक शुबा है कि उसने अपनी शैतानी आंखों के जरिए एल्पा को अपनी मामूला और ताबे बना लिया। सर, मुझे इस बात पर हैरान होना चाहिए, लेकिन मैं भी 2 दिनों से जासूसी करूँ। मैडम एल्पा अपने बंगले के दरवाजे पहले भी बंद रखती थी, लेकिन खिड़कियाँ खुली रखती थी, और अब वो तमाम खिड़कियाँ मुस्तकिल बंद रहती हैं। मैडम कभी किसी पराए मर्द से तन्हाई में नहीं मिलती थी। अब तक सिर्फ एक पारसी उनकी ज़िंदगी में आता रहा है। थॉर्न दूसरा मर्द है जिसकी मौजूदगी में वो खिड़की दरवाजे बंद रखती हैं। एल्पा हमारा कौमी सरमाया है। उसने इसराइल और यहूदी कौम की बेहतरी के लिए पारस को छोड़ दिया है। हमारा फ़र्ज़ है कि उसे थॉर्न के शिकंजे से निजात दिलाई जाए। इस काम के लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। थैंक यू सर, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम उनका ताक़ुब करो। ये देखो कि वह लंदन के किस इलाके में रहेंगे। मैं मोसाद के डीजी को इतला दे रहा हूँ। तुम्हें ज़रूरत के वक्त मोसाद के दर्जनों एजेंट्स मिल जाएंगे। सर, मैं लंदन पहुंचकर उन तीनों को छुपने नहीं दूंगा। अगर वो ताक़ुब के सिलसिले में मुझ पर शुबा करेंगे तो मैं थॉर्न और शैडो को गोली मारकर मैडम एल्पा को जबरन यहाँ ले आऊँगा। मैं यही चाहता हूँ। उन्हें लंदन तक पहुँचने की ढील दी जाए और देखा जाए कि वो वहाँ किस जगह छुपेंगे और क्या करेंगे। थॉर्न उसे अपनी मामूला और ताबे बना चुका है। उसकी टेलीपैथी और अपनी हिप्नोटिज्म की सलाहियतों से हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लिहाजा याद रखो, जब थॉर्न ऐसा कोई कदम उठाए तो उसे कदम उठाते ही हलाक कर दो। ब्रेन आदम और वो फौजी अफसर ऐसे थे कि थॉर्न के हुक्म के बावजूद एल्पा उनके दिमागों में आकर उनके चोर ख्यालात नहीं पड़ सकती थी। लिहाजा उन्हें इत्मीनान था कि थॉर्न और शैडो को एल्पा के जरिए इस फौजी अफसर के ताक़ुब का पता नहीं चलेगा। आखिर अपने अपने मंसूबों के मुताबिक वो त्यारे में सवार हो गए। एल्पा, थॉर्न और शैडो की सीटें एक साथ थीं। उनके पीछे वो ताक़ुब करने वाला फौजी अफसर बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटा सा कैसेट रिकॉर्डर था और इस रिकॉर्डर से मुंसलिक ईयरफोन था, जो हेडफोन की तरह दोनों कानों से सुना जा सकता था। ऐसे हेडफोन के बायस सिर्फ एक शख्स ही रिकॉर्डर की म्यूज़िक सुन सकता था। उस म्यूज़िक की आवाज़ पास बैठे हुए शख्स तक नहीं पहुंच सकती थी।
ऐसा रिकॉर्डर और हेडफोन इसलिए होता है कि आसपास बैठे हुए लोग मुसलसल मौसीकी के बाइस बेजार ना हो। उस फौजी अफसर के पास यूं तो देखने में आम सा रिकॉर्डर था, लेकिन इसकी खसूसियत यह थी कि इसका एक माइक पीछे भी था, यानी इसके माइक का रुख सामने वाली सीटों पर बैठने वाले थॉर्न, एल्पा और शैडो की तरफ था। वो जितनी बातें कर रहे थे, फौजी अफसर उस पिछले माइक के जरिए कानों में लगे हुए हेडफोन से उन तीनों की बातें सुन रहा था। वो तीनों बड़ी देर तक खामोश रहे थे। जासूस अफसर ने सोचा शायद अल्पा ख्यालख्वानी के जरिए उन दोनों से बातें कर रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो तीनों अपने अपने तौर पर सोच रहे थे कि पेरिस और लंदन एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर नहीं है। फरहाद की फैमिली या बाबा साहब के दायरे के जासूस सुबह शाम लंदन आते रहते होंगे, लिहाजा भेस बदलने के बावजूद लंदन में मुस्तकिल क़याम करना मुनासिब नहीं होगा। थॉर ने कहा, मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें लंदन में नहीं रहना चाहिए। एल्पा ने कहा, मैं भी यही कहती हूँ। वो लोग बड़े चालाक हैं, भेस बदलने के बावजूद हमें पहचान सकते हैं। थॉर ने कहा, शैडो तुम ही आइंदा के लिए कोई बेहतरीन मंसूबा बना सकते हो। शैडो ने कहा, मैं हर पहलू से जायज़ा ले रहा हूँ। लंदन में बाबा साहब के इदारे और फरहाद की फैमिली के मेंबर आते जाती हैं। पेरिस, फ्रांस के करीब जर्मनी, यूनान और इटली हैं। हमें इन मुल्कों में भी नहीं जाना चाहिए। थॉर ने कहा, यूरोपीय ममालिक का ख्याल छोड़ दो, हम लंदन पहुंचकर किसी दूसरी फ्लाइट से अमेरिका जा सकते हैं। एल्पा ने कहा, अमेरिका में पोरस, नासरा और सना है, फिर अमरीकी गुलाम महाराज और महेश हैं। अगरचे वो ज़्यादा ज़हीन और चालाक नहीं है, मगर अमरीकी चालबाजों की मदद से हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। शैडो ने कहा, मैं उन कमबख्त बाप बेटों को अमेरिका से पकड़ कर ला रहा था। उनकी वजह से पोरस ने मुझे कोलंबिया के हाईवे पर गिरफ्तार करके अली तैमूर के हवाले कर दिया। क्या हमें एशिया की तरफ जाना चाहिए? वहाँ हम टेलीपैथी जानने वालों से महफूज रहेंगे, लेकिन अपनी गोरी रंगत, कद और जिसामत और रहने सहने के स्टाइल से वहाँ के काले पीले बाशिंदों से मुख्तलिफ नजर आएंगे। CIA, मूसाद और इंटरपोल के जासूस हम पर शुबा कर सकते हैं। शैडो ने कहा, अमेरिका के अकाबरीन के दिमागों में पहुंचकर मालूम किया जाए कि नासरा, सना, पोरस, महाराज और महेश कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। पोरस और उसके टेलीपैथी जानने वाले महाराज और महेश के मुखालिफ हैं। मैंने उनका कैदी बनकर रहने के दौरान में सुना था कि पोरस कोलंबिया के हुक्मरान और गॉडफादर कार्सेलो से किसी मामले में दिलचस्पी ले रहा है। एल्पा टेलीपैथी के जरिए कुछ न कुछ मालूमात हासिल कर सकती हैं। थॉर ने हुक्म दिया, बड़ी जहानत से ख्यालख्वानी करके मालूम करो कि तमाम टेलीपैथी जानने वाले कहाँ कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। एल्पा अमेरिका के कई अकाबरीन के लबो लहजों से वाकिफ़ थी। उसने एक हाकिम के दिमाग में पहुंचकर उसके चोर ख्यालात पढ़े। ये मालूम किया कि टेलीपैथी जानने वाले महाराज और महेश को वाशिंगटन के करीब आर्मी हेडक्वार्टर में रखा गया है और बड़ी राजदारी से किसी सिलसिले में उन दोनों को ट्रेनिंग दी जा रही है। एल्पा ने कई बार कोलंबिया के हुक्मरान को टीवी स्क्रीन पर देखा था, उसकी तकरीरें भी सुनी थी। वो आसानी से उसके दिमाग में पहुंच गई। उसके ख्यालात से मालूम हुआ कि अमेरिका गॉडफादर कार्सेलो की पुश्तपनाही करके कोलंबिया को अपनी कठपुतली हुकूमत बनाना चाहता था, लेकिन पोरस के टेलीपैथी जानने वाले ने गॉडफादर कार्सेलो को अपना ताबे बनाया है और वहाँ अमेरिकी सियासी असरात को ख़त्म कर रहे हैं। फिर यह भी मालूम हुआ कि गॉडफादर कार्सेलो और उसके सेक्रेटरी के दिमागों में नहीं जा सकेगा। उसने कोलंबिया के हुक्मरान के जरिए कार्सेलो के एक मुशीर से फ़ोन पर रब्ता कराया। फिर उस मुशीर के दिमाग में पहुंच गई। उस मुशीर के ख्यालात ने बताया कि पिछले रोज़ पता नहीं गॉडफादर कार्सेलो को क्या हो गया था। उसने अपने 2 आदमियों को पोरस की खुफिया रिहाइशगाह की तरफ भेजा था और उन्हें हुक्म दिया था कि पोरस को अगवा करके कहीं ले जाए। इसके 1 घंटे बाद नासरा कार्सेलो के पास आई थी और उसके महल की छत पर खड़े हुए हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं चली गई थी। उसके जाने के बाद कार्सेलो बहुत परेशान हुआ। अपने सेक्रेटरी और मुशीरों से कह रहा था कि पोरस और उसकी टेलीपैथी जानने वाली सना इस बात पर नाराज़ हो रहे थे कि कार्सेलो ने अपने ज़ाती हेलीकॉप्टर में नासरा को तन्हा जाने क्यों दिया, जबकि वो सिर्फ सना का ही नहीं, नासरा का भी मामूल और ताबेदार था। इस तरह ये बात समझ में आती है कि नासरा ने पोरस और सना वगैरह से अलहदगी इख्तियार कर ली है। एल्पा ये तमाम बातें थॉर्न और शैडो को बताती जा रही थी। शैडो ने कहा, तुमने एक अमरीकी हाकिम के ख्यालात पढ़े हैं। तुम्हें आर्मी हेडक्वार्टर के किसी बड़े अफसर के दिमाग में पहुंचना चाहिए। ये मालूम होना चाहिए कि टेलीपैथी जानने वाले बाप बेटों को किस अहम मामले में ट्रेनिंग दी जा रही है। एल्पा ने इस बार एक फौजी अफसर के ख्यालात पढ़े। आर्मी हेडक्वार्टर में दोनों बाप बेटों को ऐसे चंद फौजियों की निगरानी में रखा गया था जो योगा के माहिर थे। उनके दिमागों में पहुंचकर महाराज और महेश के बारे में इस अहम मामले को नहीं समझा जा सकता था। अलबत्ता तमाम फौजी अफसरों को महाराज ने बताया था कि नीलमा जिंदा है और वह नासरा के जिस्म में समाई हुई है। थॉर ने यह बात सुनकर कहा, अब हमें यह हकीकत मालूम हुई है कि नासरा ने पोरस और सना वगैरह से अलहदगी क्यों इख्तियार की है। शैडो ने कहा, अब यह नया सवाल पैदा होता है कि नीलमा नासरा को कहाँ ले गई है। अकल ये कहती है कि वह नासरा को अमेरिका में रहने नहीं देगी, यूरोप या एशिया की तरफ ले जाएगी। इतनी मालूमात के बाद हम ये यकीन से कह सकते हैं कि कनाडा में कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन नहीं है। हमें कनाडा जाना चाहिए। वहाँ के कई बड़े शहरों ओटावा, टोरंटो और मॉन्ट्रियल वगैरह में रह सकती हैं। थॉर ने कहा, शैडो दूर तक सोचता है और तमाम पहलुओं पर गौर करके मशवरा देता है।
हमें कनाडा के किसी शहर में जाना चाहिए। वहाँ रहकर एल्पा ख्यालख्वानी के जरिए तमाम टेलीपैथी जानने वालों के बारे में मालूमात हासिल करती रहेगी। अगर उनमें से कोई कनाडा की तरफ आएगा तो हम वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएंगे। दुश्मन 2 हो तो 2 जगह और 4 हो तो 4 जगहों पर मुख्तलिफ मंसूबे बनते रहते हैं कि एक दूसरे से किस तरह महफूज रहकर दूसरों को नुकसान पहुँचाया जाए, दूसरों को फना करके अपनी ज़िंदगी बढ़ाई जाए। महाराज और महेश ने अपनी ज़िंदगी बढ़ाने के लिए अमेरिका की गुलामी कबूल की थी। नासरा अपने जिस्म को जिंदा रखने के लिए नीलमा की आत्मा की मोहताज हो गई थी। एल्पा एक कठपुतली बनकर थॉर्न और शैडो के साथ सफ़र कर रही थी। पोरस और सना का अब कोई काम अमेरिका में नहीं रहा था, लिहाजा सना ने कहा, भाईजान हमें पेरिस जाना चाहिए। वहाँ सानी और पारस हैं। पापा फरहाद और सानी के ज़रिए हमारे गहरे मुरासिम हो गए हैं। हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। सिर्फ आपने अब तक पारस भाई से रूबरू मुलाकात नहीं की है। इस मुलाकात के बाद आप दोनों गहरे दोस्त बन जाएंगे। इस फैसले के बाद सना और पोरस पेरिस के लिए रवाना हो गए थे। सना ने ख्यालख्वानी के जरिए सानी और पारस से कह दिया था कि वो और पोरस उनके साथ पेरिस में रहने के लिए आ रहे हैं। सानी और पारस ने बहुत खुशी और मोहब्बत का इजहार किया था और कहा था कि उनका इस्तकबाल करने के लिए वो दोनों एयरपोर्ट आएंगे और उनके साथ पेरिस में झील किनारे वाले कॉटेज में रहेंगे। हालात ऐसे ही बनते हैं। कोई अपने हालात से मजबूर होकर एल्पा की तरह अपना वतन छोड़ता है, कोई पोरस की तरह पारस से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने के लिए सफ़र करता है और कोई पारस की तरह पोरस का इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट आता है। कोई नहीं जानता कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के लोग एक दूसरे से अनजान रहकर किस मुकाम पर एक दूसरे के करीब से गुजरने वाले या टकराने वाले हैं। सानी ने पारस से कहा, हम सना और पोरस को सरप्राइज़ देंगे। उनकी फ़्लाइट पहले लंदन पहुंचेगी, फिर पेरिस आएगी। वो दोनों पेरिस के एयरपोर्ट में हमसे मिलने की तवक्को करेंगे। हम उनकी तवक्को के खिलाफ लंदन जाएंगे और वहाँ उनका इस्तकबाल करेंगे। तो वो भी हैरान होंगे और खुश भी होंगे। पारस ने कहा, अच्छा आइडिया है। हम उनके साथ लंदन में 2-4 दिन रहकर तफरीह करेंगे, फिर उन्हें अपने साथ पेरिस ले आएंगे। वो सना और पोरस को सरप्राइज़ देने के लिए लंदन आ गए। उसी एयरपोर्ट पर पहले इसराइल से आने वाली फ़्लाइट पहुंचने वाली थी और अमेरिकी फ़्लाइट भी 1 घंटा बाद आने वाली थी। वैसे एक मुकाम पर जमा होने के बावजूद कोई किसी को पहचान नहीं सकता था, क्योंकि सभी ने अपने अपने चेहरे और लबो लहजे बदले हुए थे। पहले इसराइल की फ़्लाइट आई। एल्पा, थॉर्न और शैडो के पास ज़्यादा सामान नहीं था। एक सफरी बैग था। उन्होंने अपने बैग अपने साथ रखे थे, लिहाजा उन्हें लगेज हॉल की तरफ नहीं जाना पड़ा। उनका ताक़ुब करने वाला जासूस फौजी अफसर भी एक बैग के साथ उनके पीछे कुछ फासले पर था। वो सब अपने पासपोर्ट वगैरह पर मोहर लगवा कर उस हॉल में आए, जहाँ मुख्तलिफ एयरवेज कंपनियों के काउंटर्स थे जहाँ से टिकट खरीदे जा सकते थे। थॉर्न को मालूम करना था कि लंदन से कनाडा जाने वाली फ़्लाइट कब रवाना होती है। वो तीनों एक जगह खामोश खड़े थे। एल्पा ख्यालख्वानी के जरिए थॉर्न से कह रही थी, मैं काउंटर पर जाकर कनाडा जाने वाली फ़्लाइट के बारे में मालूम करूंगी। तुम यहाँ से न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट के बारे में मालूम करने के लिए दूसरे काउंटर पर जाओ। अगर हमें बराह रास्त कनाडा की फ़्लाइट ना मिली तो हम पहले न्यूयॉर्क जाएंगे। वहाँ से कनाडा जाने के लिए दूसरी फ़्लाइट्स भी मिल सकती हैं और प्राइवेट फ्लाइंग क्लब से किराए पर हेलीकॉप्टर और तैयारे भी मिल सकती हैं। उन तीनों के आसपास भी आने जाने वाले और उन्हें रुखसत करने वाले कितने ही लोग खड़े हुए एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ एल्पा इसलिए ख्यालख्वानी के जरिए बोल रही थी कि कोई बहरूपिया दुश्मन उनका प्रोग्राम ना सुनने पाए। मोहतात रहना ज़रूरी था। वहाँ किसी दुश्मन की तवक्को नहीं थी, फिर भी वह थॉर्न के दिमाग में बोल रही थी। थॉर्न ने एल्पा से कहा, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, मैं उधर एक स्नैक बार में जाकर बियर पीऊँगा। तुम शैडो से कहो वो दूसरे काउंटर पर जाकर न्यूयॉर्क जाने वाली फ़्लाइट के बारे में मालूम करेगा। इस भीड़ में एल्पा के पीछे पारस खड़ा था। उसने सानी का हाथ दबाकर खामोशी से अपनी तरफ मुतवज्जा किया। सानी ने उसे देखा। वो एक उंगली से अपनी पेशानी की तरफ इशारा कर रहा था। सानी फ़ौरन ही उसके दिमाग में पहुंचकर बोली, कोई ख़ास बात है? हाँ, ये तो तुम जानती हो कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैंने हसीन औरतों की तरफ लुढ़कना छोड़ दिया है। सानी ने पूछा, ये अपनी पारसाई जताने का कौन सा मौका है? पहले पूरी बात सुन लो। तुम जानती हो कि मैं जिस हसीना के साथ एक रात गुजार लेता हूँ उसके बदन की मखसूस बू को एक हाथ के फासले से भी पहचान लेता हूँ। क्या तुम किसी को उसकी बू से पहचान रहे हो? हाँ, तुम मेरे सामने और मेरे पीछे जिस औरत को देख रही हो वो एल्पा है। सानी ने हैरानी से एल्पा की तरफ देखा, फिर कहा, उसके साथ खड़ा हुआ शख्स कहीं जा रहा है। एल्पा मुझे दिमाग में नहीं आने देगी, ये समझ लेगी कि यहाँ कोई टेलीपैथी जाने वाला मौजूद है। फिर वो थॉर्न को देखकर बोली, एल्पा का साथी स्नैक बार के काउंटर पर गया है और वो बियर का एक कैन ले रहा है। इसका मतलब है नशा करता है। तुम ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वो आवाज़ से टहलने के अंदाज में चलती हुई स्नैक बार के काउंटर पर थॉर्न के करीब जाने लगी। वो कैन खोलकर पी रहा था। सानी उसके करीब पहुंचते ही ठोकर खाने के अंदाज में गिरती हुई थॉर्न से टकराई। कैन से बियर छलक कर उसके सूट पर थोड़ी सी गिरी। वो शर्मिंदा सी होकर बोली, सॉरी, मैं अपना तवाज़ुन कायम ना रख सकी। वो बोला, कोई बात नहीं, किसी हसीना से टकराना खुशकिस्मती होती है।
सानी ने पहली बार उसकी मकनातीसी आंखों को देखा, फिर उससे नजरें चुराकर बोली, माय गॉड, तुम्हारी आंखें अजीब सी हैं, दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यह कहकर वो दूसरी तरफ जाने लगी। कोई और मौका होता तो थॉर्न उसे फांसने की कोशिश करता, लेकिन उसे कनाडा पहुंचने तक मोहतात रहना था, इसलिए वो बियर पीते हुए दूर एक एयरवेज कंपनी के काउंटर पर एल्पा को देख रहा था। सानियों से दूर होकर उसके दिमाग में पहुंच चुकी थी और उसके ख्यालात पड़ती जा रही थी। फिर वो सना के पास आई। सना और पोरस त्यारे में सफ़र कर रहे थे और 1 घंटे के अंदर लंदन पहुंचने वाले थे। उसने सना से कहा, मेरे दिमाग में आओ, मैं तुम्हें थॉर्न आइवन के दिमाग में पहुंचाऊंगी, जो कभी मिस्टर हाइड एंड सीक कहलाता था। तुम इसके ख्यालात पढ़ो और पोरस को बताओ। सना उसके पास आई। उसने उसे थॉर्न के दिमाग में पहुंचा दिया। पारस वेटिंग हॉल की एक सीट पर आकर बैठ गया। सानी उसके पास आकर बैठ गई। उसे अल्पा, थॉर्न और शैडो के बारे में पूरी तफसील से बताने लगी। पारस ने उनके तमाम वाक़यात सुनने के बाद कहा, यह भी खूब है कि थॉर्न ने अल्पा को अपनी मामूला और ताबे बनाया है और अल्पा ने शैडो को अपना ताबे बना लिया है। इसमें अजीब बात यह है कि थॉर्न जो नशे का आदी है, उसने अल्पा को ताबे बनाकर उसके ज़रिए शैडो को भी अपना फरमा बरदार बना लिया। सानी ने कहा, यह सिर्फ इसलिए कि थॉर्न की मकनातीसी आंखें बहुत ख़तरनाक हैं। वह नज़रें मिलाते ही सामने वाले को मौम कर देते हैं। मेरी नज़रें सिर्फ एक ही बार उससे मिली थी, फिर मैंने बड़ी कुव्वत इरादी से मुंह मोड़ लिया था। उसने अल्पा को बड़ी आसानी से अपनी मकनातीसी आंखों के ज़रिए ज़ेर किया है। अब तुम सोचो कि हमें उनके सिलसिले में क्या करना है। इधर पोरस भी कुछ सोच रहा होगा। मैं अभी अली से 2 बातें करके आती हूँ। उसने अली के पास पहुंचकर कहा, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने के बायस ये तुमसे पूछ ना सकी कि शैडो इस जजीरे से कैसे निकला था। अली ने कहा, वो बहुत ज़हीन और चालाक है, बेहतरीन प्लान मेकर है और हर किस्म की बारूद और बमों को इस्तेमाल करना और बमों को नाकारा बनाने का माहिर है। फिर उसने बताया, शैडो बड़ी चालाकी से बारूदी सुरंगों को नकारा बनाकर जजीरे के साल पर पहुंचा था। उसने तुमसे सच्चे दिल से कहा था कि वो आइंदा मुजरिमाना ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, पिछले जुराइम की तलाफ़ी करने के लिए दूसरों के काम आता रहेगा। हाँ, मैंने उसके दिमाग में रहकर उसके चोर ख्यालात से मालूम किया था कि वो सच्चे दिल से तौबा कर रहे और वाकई आइंदा एक शरीफाना ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन उसी रात अल्पा उसे अपना मामूल और ताबे बनाकर ले गई थी, लेकिन अब वो खुद बुरी तरह फंस गई है। सानी ने उसे भी अल्पा, थॉर्न और शैडो के इसराइल से फरार होने के तमाम वाक़यात बताए। अली ने कहा, अल्पा और थॉर्न के साथ किस तरह पेश आना है ये तुम और पारस समझो, मगर शैडो के दिमाग से अल्पा के तनवीमी अमल को वॉश करके उसे एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका दो और उसे समझाओ कि नशा करने का यही नतीजा होता है। जिस तरह उसने ना पीने का वादा करके जजीरे में शराब की बोतल तोड़ी थी, आइंदा भी उसे नशा करने से तौबा कर लेना चाहिए। वली से बातें करने के बाद थॉर्न के दिमाग में आ गई। शैडो ने उसे बताया कि न्यूयॉर्क वाली फ़्लाइट यहाँ से जा चुकी है। अल्पा ने कहा, हम यहाँ से जल्द निकल जाना चाहते थे, लेकिन कनाडा वाली फ़्लाइट कल सुबह 8 बजे जाएगी, हमें आज की रात किसी होटल में गुजारना होगी। थॉर्न ने कहा, फिर तो मजबूरी है, चलो किसी 5 स्टार होटल में कल सुबह का इंतज़ार करेंगे। शैडो, तुम कल की फ़्लाइट के लिए 3 टिकट ले आओ। सानी ने पारस से कहा, ये तीनों कल सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से कनाडा जाएंगे, अभी किसी 5 स्टार होटल में जाने वाले हैं। जाने दो, तुम थॉर्न के ज़रिए मालूम करती रहोगी कि वो कहाँ जा रहे हैं। एयरपोर्ट के स्पीकरों से अनाउंस किया जा रहा था कि अमेरिका से फ़्लाइट आ चुकी है। सानी ख्याल खानी के ज़रिए सना से बोली, मेरे और पारस की तरफ से तुम दोनों को खुश आमदीद। उसने मुस्कुराकर पोरस से कहा, सानी और पारस हमें खुश आमदीद कह रहे हैं। पोरस ने मुस्कुराकर कहा, उनसे कहो आज मैं अपनी ज़िंदगी की सच्ची खुशी हासिल कर रहा हूँ। सना ये बात कहना चाहती थी। सानी ने कहा, मैंने सुन लिया है, बेशक पारस और पोरस के मिलाप से हम सब दिल की गहराइयों से खुश हैं। क्या तुम्हारे साथ ज़्यादा सामान है? लगेज हॉल से होकर आओगी? नहीं, सिर्फ सफरी बैग है, हम इमिग्रेशन काउंटर से गुजरने के बाद आ रहे हैं। मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी है और भाईजान नेवी ब्लू कलर के सूट में है। सानी ने कहा, अजीब इत्तेफाक है, पारस ने भी नेवी ब्लू कलर का सूट पहने और मैं जर्द कलर के ब्लाउज़ और ब्राउन कलर के स्कर्ट में हूँ। हम दोनों एग्जिट डोर के सामने आ रहे हैं। वो पारस के साथ उस दरवाजे पर आई जहाँ से मुसाफिर बाहर आ रहे थे और अपने इस्तकबाल करने वालों से गले मिल रहे थे, मुसाफिया कर रहे थे। तब इधर सानी और पारस और उधर सना और पोरस ने एक दूसरे को लिबास से और ख्याल ख्वानी के जरिए पहचाना। अब उन्हें आगे बढ़कर बड़ी गर्म जोशी से एक दूसरे के गले लग जाना चाहिए था, लेकिन सानी ने पोरस को और सना ने हैरानी से पारस को देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, पारस और पोरस ने भी एक दूसरे को हैरानी से देखा, क्योंकि उनके सिर्फ लिबास का कलर एक नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने चेहरे जो मेकअप के जरिए तब्दील किए थे वो भी एक जैसे थे। उनके मेकअप में कुछ 19-20 का फ़र्क था, जो तवज्जो से देखने पर जाहिर होता। यूं लगता था जैसे दोनों ने आईने के सामने बैठकर एक जैसा मेकअप किया है और एक दूसरे के मशवरे के मुताबिक एक जैसा लिबास पहना हो। पहले तो वो सब हैरान हुए, फिर हंसने लगे। पारस और पोरस आगे बढ़कर गले लग गए। पोरस ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब तक आधा था, तुमसे मिलकर मुकम्मल हो गया हूँ। पारस ने कहा, मैं भी तुमसे मिलकर अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ, मगर ये दोनों बहुत हंस रही हैं, बहुत खुश हैं, इन्हें ज़रा उल्लू बनाया जाए।
वो दोनों गले मिलकर एक दूसरे के कान के पास सरगोशी कर रहे थे। अचानक अलग हो गए। पारस ने नागवारी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं पुरानी दुश्मनी भूलकर गले लगा रहा हूं तो तुम सर पर चढ़कर बोल रहे हो? पोरस ने कहा, पुरानी दुश्मनी मैं भी भूल कर आया हूं। दुश्मनी भूलकर तुमने एहसान नहीं किया है। ये मेरा एहसान है कि मैं यहाँ आया हूँ। सानी और सना की हंसी तशवीश में बदल गई। वो दोनों उनके करीब आईं। सानी ने पूछा, पारस ये क्या, नाराज क्यों हो रहे हो? सना ने पूछा, भाईजान आपने पारस भाई से क्या कह दिया है? मैं क्या कहूँगा, ये तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। दुनिया वालों ने वाह पारस, अरे वाह लाजवाब पारस कहकर इसका दिमाग खराब कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं करेगा। सानी ने पूछा, वो इतनी सी बात आखिर क्या थी, ये तो बताओ। मुझसे क्या पूछती हो, अपने शौहर से पूछो। सना ने पारस का हाथ थामकर कहा, पारस भाई मैं आपकी बहन हूँ, पहली बार आपसे मिलने आई हूँ, खुदा के वास्ते बनती हुई बात को ना बिगाड़ें। पोरस ने सना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम इसकी नहीं मेरी बहन हो, इससे इल्तिजा करोगी तो ये और मगरूर हो जाएगा। सानी ने उन दोनों के दरमियान आकर कहा, बस बहुत हो गया, मैं दोनों से कहती हूँ, अब एक लफ्ज़ भी एक दूसरे से ना कहना। पारस ने कहा, तुम एक लफ्ज़ ना कहने की बात कर रही हो? अरे मैं तो इसे मुँह लगाना पसंद नहीं करता। पोरस ने कहा, क्या मैं तुझे मुँह लगाने आया हूँ? मुझे क्या मालूम था कि तेरे जैसे मक्कार ने मुझे गले लगाने के बहाने गला काटने के लिए यहाँ बुलाया। क्या मुझसे कुश्ती लड़ेगा? ज़रूर लड़ूंगा, मगर यहाँ लंगोट बांध कर नहीं आया हूँ। मैं जानता था कि तेरे जैसे बदमाश के साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने सानी से कहा था कि हम लंदन नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी लंगोट पेरिस में है। पोरस ने कहा, वैसे तो लंगोट मेरे पास भी नहीं है, वैसे हम यहाँ भी 1 घंटे में लंगोट सिलवा सकते हैं। पारस ने पूछा, कैसे सिलवा सकते हो? यहाँ के अंग्रेज़ दर्जियों को लंगोट का मतलब समझाना होगा। क्या तुम्हें पता है लंगोट को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? हाँ, वेस्ट कहते हैं। वेस्ट अंडरवियर को कहते हैं, लंगोट दूसरी चीज़ है। यहाँ लंदन में मुल्तान या लाहौर का कोई दर्जी होगा तो वो समझकर फ़ौरन सिलाई कर देगा। सानी ने बेजार होकर पूछा, मेरी समझ में नहीं आता, तुम दोनों लंगोट के पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम्हारी समझ में कैसे आएगा? ये मर्दों का सबसे मुख्तसर लिबास है और ये लिबास इससे ज़्यादा मुख्तसर नहीं हो सकता। पारस की बात सुनते ही पोरस को बेख्तियार हंसी आ गई। उसने कहकर लगाया। पारस ने उसके इशारे पर हाथ मारकर कहा, घपला कर दिया, तुमसे इतनी सी हंसी बर्दाश्त नहीं होती। पोरस हंसते हुए उसके गले लग गया। तब पारस भी हंसने लगा। सानी ने सना के पास आकर कहा, पहली मुलाकात में इन 2 बदमाशों को समझ लो, ये हम दोनों को उल्लू बना रहे थे। सना अपने सीने पर हाथ रखकर इत्मीनान की सांस लेकर बोली, खुदा का शुक्र है ये मजाक था, मैं तो दोस्ती की नाकामी पर होने वाली थी। ये कहते ही वो सानी से लिपट कर रोने लगी। सानी ने कहा, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए, अपनी मासूम बहन को रुला दिया। पारस ने सना के सर पर हाथ मारकर कहा, ऐ रोने वाली, भाई के गले नहीं लगोगी। वो सानी से अलग होकर पारस के सीने पर सर रखकर रोने लगी। वो उसके आंसू पहुंचते हुए बोला, टेलीपैथी की दुनिया में आंसू काम नहीं आते, तुम्हें पत्थर बनना पड़ेगा और हम तुम्हें पत्थर बनाएंगे। सानी ने कहा, अब चलो यहाँ से, हमारे 3 शिकार यहाँ से जा चुके हैं। वो चारों वहाँ से चलते हुए पार्किंग एरिया में आए। वहाँ पारस की ज़ाती कार मौजूद थी। पारस और पोरस अगली सीटों पर, सना और सानी पिछली सीटों पर बैठ गए। पारस ने उसे ड्राइव करते हुए पार्किंग एरिया से निकलकर पोरस से कहा, पेरिस की तरह यहाँ भी हमारे कई बंगलोज हैं, मेरा ख्याल है हमें बंगलोज में नहीं जाना चाहिए। हम सब ने अपने चेहरे बदले हुए हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? पोरस ने कहा, जहाँ अल्पा गई है उसी होटल में रहना मुनासिब होगा, दुश्मनों के करीब रहने से जहन जागता रहता है। सानी ने कहा, दुरुस्त कहते हो, मगर ये तो बताओ उन तीनों के साथ क्या सलूक किया जाए? पारस ने कहा, सानी ये बात पोरस से ना पूछो, मैं जानता हूँ जो कुछ पोरस उनके साथ करना चाहते हैं वही बात मेरे दिमाग में भी है। सानी ने कहा, यह कई बार आजमाया गया है कि तुम दोनों एक जैसी प्लानिंग करते हो। आज तो एक जैसे लिबास और एक जैसे भेस बदले हुए चेहरे देखकर हैरानी और बढ़ गई है। वैसे मैं ये तो बता सकती हूँ कि तुम दोनों इनके साथ क्या सलूक करोगे। पारस ने कहा, बताओ हम क्या करेंगे? वो बोली, सना की जहानत को पहले आजमाया जाए। बोलो सना। सना ने कहा, मैंने जो तालीम हासिल की है उसके मुताबिक कहती हूँ, जो सिराते मुस्तकीम पर सच्चाई से चलना चाहता हो उसे गुमराही और शैतानों की सोहबत से ज़रूर निकालना चाहिए। शैडो राह रास्त पर आना चाहता था लेकिन अल्पा उसे ट्रैप करके ले गई। हमें सबसे पहले शैडो को अल्पा के तनवीमी अमल से आज़ाद कराना चाहिए। उसकी बातें सुनकर पारस ने कहा, अब तुम बोलो सानी। सानी ने कहा, शैडो अल्पा का मामूल और ताबे है। अगर हम अल्पा पर तनवीमी अमल करके उसका ब्रेन वॉश कर दें और उसे थॉर्न के हिप्नोटिज्म से आज़ाद करा के अपनी मामूल और ताबे बना लें तो शैडो खुद ब खुद अल्पा के तनवीमी अमल से आज़ाद हो जाएगा और थॉर्न भी अल्पा का हाकिम बनकर नहीं रह सकेगा। फिर तो खेल ख़त्म और पैसा आज़म। सानी ने पारस से कहा, मुझे ताना ना दो, क्या उन तीनों को ख़त्म कर देना चाहते हो, इसीलिए खेल ख़त्म कह रहे हो? वो तीनों मामूली दुश्मन नहीं है, तीनों गैर मामूली सलाहियतें रखती हैं। उन्हें अपने हाथों से क्यों ख़त्म किया जाए, खुद ही उन्हें ख़त्म होने दो। सानी ने पूछा, तुम क्या कहते हो पोरस? वही जो पारस कह रहे, हम दोनों टेलीपैथी नहीं जानते हैं, एक दूसरे के दिमाग में पहुंचकर और एक दूसरे से मशवरा करके एक ही बात नहीं बोलते हैं। तुम और सना टेलीपैथी जानती हो, तुम दोनों बारी बारी हमारे दिमागों में आकर ख्यालात पढ़ो, मालूम होगा कि हमारा लाइन ऑफ एक्शन एक ही है।
सानी और सना ख्याल ख्वानी की परवास करके पहले पोरस के दिमाग में पहुंची। वो उनकी सोच की लहरों को महसूस करते हुए बोला, एल्पा आज तक यहूदियों की बहुत बड़ी ठेकेदार बनी रही। इसने अपने मुल्क और कौम की खातिर पारस को भी छोड़ दिया। जिंदगी में पहली बार वो अपने मुल्क और कौम से गद्दारी करके अपने आमिल थॉर्न के साथ इसराइल छोड़कर आई। अपनी ही कौम को और अपने ही मुल्क के अकाबरीन को धोखा दिया है। क्या हम अब ये तमाशा ना देखें कि एल्पा के बगैर इसराइल के अकाबरीन किन मुश्किलात से दो चार होते रहेंगे? सानी ने कहा, बेशक वो लोग एल्पा के बल पर शैतानी हरकतें करते हैं, अब उनकी बेबसी का तमाशा देखना चाहिए। लिहाजा एल्पा के दिमाग पर तनवीम अमल के जो असरात हैं उन्हें कायम रखना चाहिए। पोरस ने कहा, तुम और सना आज रात थॉर्न के ख्वाबीदा दिमाग में जाओगी। वो नशा करते हैं, उस पर आसानी से तनवीम अमल करके उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लोगी और एल्पा को बदस्तूर उसकी मामूल और ताबे रहने दोगी, क्योंकि थॉर्न आइंदा एल्पा को जो भी हुक्म देगा वो हमारी मर्जी से देगा। इस तरह हमारा ताबे थॉर्न और थॉर्न की ताबे एल्पा रहेगी। और शैडो, हम शैडो के लिए कोई जहमत नहीं करेंगे। थॉर्न हमारी मर्जी के मुताबिक एल्पा को हुक्म देगा कि वो शैडो को अपने तनवीमी अमल से आज़ाद कर दे और ताबे एल्पा को ऐसा करना पड़ेगा। ये प्लान अच्छा है। सिर्फ थॉर्न की लगाम हाथ में लेकर तीनों को अपने काबू में रखा जा सकता है। तीनों को नहीं, दोनों को, क्योंकि कल तक शैडो एल्पा की गिरफ्त से निकल जाएगा और अपने वादे के मुताबिक राह रास्त पर चलना चाहेगा तो उसे अली भाई के पास भेज दिया जाएगा। सानी और सना ने पारस के दिमाग में आकर पूछा, तुम क्या कहते हो? वही जो पोरस ने कहा है। तुम टेलीपैथी नहीं जानते, उसके दिमाग में नहीं गए, फिर कैसे जानते हो कि पोरस ने क्या कहा है? दो दिमाग एक जैसे हों और एक ही तरह तमाम हालात का तजिया करते हों तो दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। चूंकि कार ड्राइव कर रहा हूं इसलिए तफसील से नहीं बताऊंगा, मुख्तसरन कहता हूं। यहूदिया काबरीन के गुब्बारों से हवा निकलने दो, यानी एल्पा को थॉर्न की ताबे बनकर रहने दो। शैडो खुद ब खुद उनके दाम से निकल आएगा। अब जाओ मेरे दिमाग से। वो दोनों पिछली सीट पर बैठी थी। उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। फिर सानी ने पारस और पोरस की तरफ देखकर कहा, अल्लाह रहम करे, पता नहीं तुम दोनों की जोड़ी क्या रंग लाएगी। अमेरिका दूर दराज के ममालिक को अपने ज़ेरे असर रखता था, लेकिन अपने साथ ही जुड़े हुए मुल्क कोलंबिया की हुकूमत को कठपुतली हुकूमत बनाने में नाकाम रहा था। इस नाकामी के बायस अमरीकी कोलंबिया में दहशतगर्दी, तखरीबकारी और मनशियात फरोशी की हौसला अफजाई करते थे। वहाँ ड्रग माफिया के गॉडफादर कार्सेलो ने अमेरिका की मदद से इतनी ताकत और अपनी ज़ाती फ़ौज तैयार कर ली थी कि इस ताकत के बलबूते पर वहाँ की हुकूमत पर हावी रहता था। पिछले दिनों नासरा, सना और सानी ने गॉडफादर कार्सेलो को अपना मामूल और ताबे बना लिया था। इस गॉडफादर ने उनकी मर्जी के मुताबिक सबसे पहले अपने पोस्त के खेतों को जला दिया था ताकि एफियोन, चरस और हेरोइन का धंधा फिरोग ना पा सके। उसने अमरीकी नुमाइंदों से भी कहा कि वो कोलंबिया के हुकूमती मामलात में मदाखलत ना करे। जब गॉडफादर कार्सेलो टेलीपैथी के ज़रिए असर आ गया तो वहाँ अमरीका की बर्तरी ख़त्म होने लगी, लेकिन ऐसा आर्जी तौर पर हुआ था क्योंकि वो टेलीपैथी जानने वाले अपने ज़ाती मामलात में उलझ गए थे। नीलमा ने नासरा के ज़रिए ऐसी शैतानी हरकतें की थीं कि वो नासरा को बचाने की खातिर कोलंबिया की हुकूमत और गॉडफादर कार्सेलो से गाफिल हो गए। नासरा वहाँ से फरार हुई तो सना और पोरस ने भी कोलंबिया छोड़ दिया, अमेरिका से लंदन चले गए। इस दौरान में महाराज और महेश को ऐसे 10 फौजी जवानों और 4 अफसरों के हवाले किया गया था जो योगा के माहिर थे। अमरीकी अकाबरीन इस बात पर रजामंद हो गए थे कि उनमें से किसी का राब्ता महाराज और महेश से नहीं रहेगा और ना कोई ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि उन दोनों को कहाँ रखा गया है और उन्हें किस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले अमेरिकन आर्मी के 2 सुराग रसानों को हुक्म दिया गया कि वो किसी तरह कोलंबिया के हुक्मरान और ड्रग माफिया के गॉडफादर कार्सेलो और उनके सेक्रेटरी और मुशीरों को हिसाबी कमजोरियों में मुब्तला करें। इस काम में 2-4 दिन लगे। महाराज को हुक्म दिया गया कि वो आवाज़ और लहजा बदलकर बारी बारी उन सबके दिमागों पर तनवीमी अमल करे और उस अजनबी लबो लहजे को उनके जहन पर नक्श कर दे। आइंदा फिर कोई टेलीपैथी जानने वाला उनके दिमागों में नहीं आ सकेगा। अमरीकी अकाबरीन ये अच्छी तरह जानते थे कि वो बाप बेटे कभी किसी के दोस्त या वफादार बनकर नहीं रहते, इसलिए उन्होंने अपने एक बहुत ही माहिर और तजुर्बाकार हैप्नोटाइज करने वाले के जरिए अपनी मौजूदगी में बारी बारी दोनों बाप बेटों पर तनवीमी अमल कराया। उनके दिमागों में नक्श किया कि वो अपनी आखिरी सांस तक अमेरिका के वफादार रहेंगे। उनके दिमागों को लॉक कर दिया गया ताकि कोई टेलीपैथी जानने वाला उनके अंदर कभी ना आ सके। उन्हें तनवीमी अमल के जरिए इतनी मजबूती से जकड़ दिया गया था कि आइंदा कोई दुश्मन उन्हें ट्रैप करके कभी अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हमेशा से ये होता है कि योगा के माहिर टेलीपैथी जानने वालों को फांसने के लिए उन्हें साबी कमज़ोरी में मुब्तला किया जाता है या उन्हें ज़ख्मी करके उनकी दिमागी तवानाई को कमज़ोर बनाकर उनके दिमागों तक पहुंचा जाता है। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र बाप बेटों के दिमागों में ये बात नक्श की गई कि वो कुछ खाने पीने से पहले अपने ख़ास डॉक्टर से उन चीज़ों का मुआयना कराएंगे और किसी वजह से ख़ास डॉक्टर मौजूद ना हो तो किसी दूसरे डॉक्टर के दिमाग पर कब्जा जमा कर उनसे खाने पीने की चीज़ें चेक कराएंगे, फिर उन्हें इस्तेमाल करेंगे। फिर यह तय किया गया कि नामालूम दुश्मन चुप कर बाप बेटों को ज़ख्मी ना कर सकें। इस मकसद के लिए योगा जाने वाले 2 मुसल्ला गार्ड्स बाप के साथ और 2 मुसल्ला गार्ड्स बेटे के साथ रहेंगे।
उनके अलावा 6 मुसल्लह गार्ड्स सादे लिबास में खुफिया तौर पर उनकी निगरानी करते रहेंगे। उन्हें जिस खुफिया रिहाइशगाह में रखा गया था वहाँ महाराज को कोलंबिया की मुकामी ज़ुबान सिखाई जा रही थी। अगरचे आमतौर पर अंग्रेज़ी बोली जाती थी, लेकिन अंग्रेज़ी के तलफ़ुज़ और लहजे में फ़र्क होता है। वो फ़र्क भी महाराज को बताया जा रहा था। दुश्मनों से किसी भी मामले में निमटने के तरीके सिखाने के बावजूद ये अच्छी तरह समझा दिया गया था कि कोई मुश्किल पेश आए और वो किसी दुश्मन से निमटने में दुश्वारी महसूस करें तो फ़ौरन अपने निगरां अफसरान से मशवरा लें या कहीं रूपोश हो जाएं। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा जमहूरिया चीन से था। वो ताकतवर मुल्क आइंदा रफ्ता रफ्ता पूरे एशिया पर गालिब आकर अमरीकी असरात को वहाँ से ख़त्म कर सकता था। इस खतरे से बचने के लिए अमेरिका एशिया के कई तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक को माली कर्जे और दीगर इमदाद पहुँचाकर उन्हें अपना मोहताज बना रहा था। अब उसकी नज़र कोरिया पर थी। शुमाली कोरिया जमहूरिया चीन की सरहद के साथ था। अगर कोरिया की हुकूमत को अमेरिका अपनी कठपुतली हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाता तो आइंदा जमहूरिया चीन को उस रास्ते पेश कदमी का मौका न मिलता। महेश को कोरिया की ज़ुबान सिखाई जा रही थी ताकि वो उनकी ज़ुबान समझकर किसी भी कोरिया के हुक्मरान और वहाँ के अहम अकाबरीन के दिमागों तक पहुँच सके। बाप की तरह बेटे को भी हर तरह से मुकम्मल ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन एक अटल हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को जहन दिया है, मगर जहानत सबको नहीं दी। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मेहनत और लगन से जहानत से काम लेने की तवक्को दी गई है। वो बाप बेटे मेहनत और लगन से ज़हीन बन सकते थे और हमेशा की तरह भैंस के गोबर की तरह गोबर ही रहते। ये उन बाप बेटे की मुख्तसर रुदात थी कि अमरीकी अकाबरीन उन्हें कितनी मेहनत से पॉलिश करके चमकाने की कोशिशें कर रहे थे। ये तय किया था कि अगर वो गलतियां करेंगे तो ऐसे वक्त उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। उनसे कभी नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन उनकी टेलीपैथी के जरिए हज़ारों लाखों मील दूर अपने टारगेट तक पहुंच सकते थे। दूसरी तरफ नासरा थी जो नीलमा के ज़रिए से रहकर भारत पहुंच गई और वहां एक वीरान इलाके के खंडर में रहकर दिन रात पूजा और तपस्या करने लगी ताकि नीलमा अपनी खोई हुई आत्मा शक्ति फिर से हासिल कर सके। इस खंडर से 3 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े जागीरदार धनी राम पंजधारी की एक शानदार हवेली थी। हवेली से 2 किलोमीटर दूर एक बस्ती थी। वहाँ जागीरदार के किसान, मजदूर और ज़रूरियात की चीज़ें फ़रोख्त करने वाले दुकानदार थे। उनमें से एक दुकानदार बहुत मुनाफा हासिल करता था। चूँकि वो दुकानदार जागीरदार धनी राम पंजधारी की ज़मीन पर थी, इसलिए उसके कारिंदे उस दुकान से मुफ्त सामान ले जाते थे। धनी राम पंजधारी ने अपने कारिंदों को छूट दे रखी थी। वह तमाम दुकानदारों से नकदी या अनाज टैक्स के तौर पर वसूल किया करते। पहले दिन नासरा ने उस खंडर में आकर वहाँ के एक अंदरूनी हिस्से की सफाई की ताकि वहाँ बैठकर योगा का कोई आसन इख्तियार करके तपस्या कर सके और नींद आए तो वहीं सो जाया करे। करीब ही एक छोटा सा दरिया बहता था जहाँ जाकर वो पानी पी सकती थी और स्नान कर सकती थी। तपस्या के दौरान में वो 24 घंटों में एक बार खाती थी। उसने खाने का इंतज़ाम भी इस तरह किया था कि वो ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला मजलूम दुकानदार एक बैलगाड़ी में बड़े शहर से हज़ारों रुपए का सामान खरीद कर दुकानदारी के लिए बस्ती की दुकान में ले जा रहा था। जब वो खंडर के सामने से गुजरने लगा तो नासरा उसके सामने आकर बोली, कौन है तू, कहाँ जा रहा है? वह हिरानी से बोला, बेटी तुम जवान हो, इस पैराने में क्या कर रही हो? कहीं जाना हो तो आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। वो बोली, तुमने मुझे बेटी कहा है, बोलो क्या चाहते हो, जो मांगोगे मिलेगा। उसका अकीदा था कि लक्ष्मी देवी किसी पर मेहरबान होती है तो किसी दयालु औरत का रूप धार कर आती है। वो गाड़ी से उतरकर हाथ जोड़कर बोला, देवी जी आप अंतर्ज्ञानी हैं, यानी अंदर की बात जानने वाली, मेरी विपता को समझ सकती हैं। नीलमा ने नासरा के जरिए इतनी देर में उसके कुछ हालात मालूम किए। वो बोली, तुम्हारा नाम जगत नारायण है और जागीरदार धनी राम पंजधारी के कारिंदे तुम पर जुल्म करते हैं। आज से नहीं करेंगे। तुम ये माल अपने घर में रख कर जागीरदार की हवेली में जाओ। उस जागीरदार से कहो, आज से तुम्हारा जो भी कारिंदा हराम खाने तुम्हारे पास आएगा वो नुकसान उठाएगा या जान से मारा जाएगा। वो बोला, देवी जी ये आपकी कृपा है, मगर वो जागीरदार। वो हाथ उठाकर बोली, जागीरदार जालिम है, हवेली में आने वालों को जूते मारता है, अपने कारिंदों से उनकी पटाई कराता है। तुम वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, मगर जाओगे, मैं तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा करूँगी। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि आप मुझे शक्ति देंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगी, लेकिन ये बात याद रखो, किसी के सामने कभी मेरा जिक्र न करना। अपनी धर्म पत्नी और बच्चों से भी भूल कर ये ना कहना कि उस खंडर में कोई तन्हा रहता है। मैं वचन देता हूँ, अपनी परछाई से भी आपकी कोई बात नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारे काम आऊँगी, तुम मेरे काम आओगे। हर शाम को मेरे लिए खाना लाओगे। ज़रूर लाऊंगा, अच्छे से अच्छा खाना लाऊंगा। मैं मांस, मछली और अंडा नहीं खाती, कभी चावल और कभी रोटी के साथ साग सब्जी खाती हूँ। 1 लोटा गिलास और एक सादा सी साड़ी भी ले आना। आप जाओ। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। उसके सामने सर झुकाकर बैलगाड़ी में बैठकर उसे हाँकता हुआ अपनी बस्ती में आया। 2 मुलाजमों से बोला, गाड़ी का माल उतार कर गोदाम में रखो, मैं हवेली से होकर आता हूँ। वो वहाँ से पैदल चलता हुआ 2 किलोमीटर दूर हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुँचा।
वहां दरबान लाठियां लिए खड़े थे। उसने एक दरबान से कहा, जा अपने मालिक धनीराम पंचधारी से बोल, सेठ जगत नारायण मिलने आया। दरबान ने कहा, क्या तू घास खा गया है, हमारे मालिक का नाम ले रहा है? नीलमा ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो हाथ जोड़कर बोला, अच्छा सेठ जी, मैं मालिक को जाकर बोलता हूँ। वो दौड़ता हुआ चला गया। जगत नारायण परेशान होकर सोच रहा था, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, वो देवी जी मेरे अंदर शक्ति पैदा कर रही हैं। वो दरबान भी पहले अकड़ दिखा रहा था, फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर दौड़ता हुआ गया है। हवेली के अंदर जब धनीराम पंचधारी ने सुना कि जगत नारायण बागी बनकर आया, तो उसने अपने 2 गनमैन से कहा, जाओ जगत नारायण की पिटाई करो, वह बगावत से बाज ना आए तो उसे गोली मारकर उसकी लाश कहीं छुपा दो। वो दोनों गनमैन हवेली के बाहर बड़े गेट के पास आई। फिर एक गनमैन ने जगत नारायण को देखकर कहा, क्यों बे सेठ, तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है? फिर उसने अपने गनमैन साथी से कहा, हरिया तू भी कुछ बोल। हरिया ने कहा, बोलना क्या है, इसकी पिटाई करो। नीलमा ने हरिया के दिमाग पर कब्जा जमाया। वो अपने साथी से बोला, अबे मैं इतने महान सेठ को कुत्ता कह रहा हूँ और तू खामोशी से सुन रहा है? तुझ जैसे कुत्ते को जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये कहते ही हरिया ने अपने साथी गनमैन को संभलने से पहले ही गोली मार दी। फिर गेट पर खड़े हुए 2 दरबानों से बोला, तुम लोगों ने सेठ जगत नारायण को हवेली के अंदर क्यों नहीं जाने दिया? तुमने सेठ का अपमान किया है। उसने उन दोनों को भी गोलियों से हलाक कर दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, आओ सेठ जी, हमरे होते हुए कोई आपको नहीं रोकेगा। जागीरदार धनीराम पंचधारी ने 3 बार फायरिंग की आवाज़ सुनी। ऐसे वक्त नीलमा उसके दिमाग में आ गई। दूसरे मुसल्ला कारिंदे बाहर जाना चाहते थे। पंचधारी ने कहा, रुक जाओ, सेठ जगत नारायण आ रहा है। तुम में से कोई उसे बदतमीजी नहीं करेगा, बल्कि हाथ जोड़कर सर झुकाकर उसे मान देगा। वो जय देवी की बोलता हुआ हरिया के साथ हवेली के अंदर आया। पंचधारी एक सोफे पर बैठा हुआ था। उठकर और हाथ जोड़कर बोला, आइए महाराज जगत नारायण, ये आप ही की हवेली है, आप क्या चाहते हैं? जगत नारायण ने कहा, अपने तमाम कारिंदों से कह दो वो कभी मेरे घर और मेरी दुकान के करीब ना आए, ना मेरी दुकान से कोई चीज़ उठा कर ले जाएं। इस रास्ते से गुजरना हो तो मेरी दुकान से दूर रहकर गुजरें। ठीक है, मेरा कोई कारिंदा कभी आपको परेशान नहीं करेगा। आज तक मेरा जो नुकसान हुआ उसे तुम पूरा करो। वो सोफे से उठकर दूसरे कमरे में गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके सामने एक बड़ी सी गठरी खोली। उसमें ढेर सारे सोने के जेवरात और बड़े नोटों की कई गड्डियां थीं। सेठ जगत नारायण की आंखें हैरत से फैल गईं। जागीरदार पंचधारी ने कहा, महाराज मैं आपका नुकसान पूरा कर लूँ। ये 2 लाख रुपए नकद और 1.5 लाख रुपए के जेवरात हैं, इन्हें ले जाएं, आपके हैं। जगत नारायण हैरत और खुशी से दिल ही दिल में कह रहा था, जय देवी की, जय लक्ष्मी देवी की। मैं पहले ही समझ गया था कि लक्ष्मी देवी रूप धारण करके मेरे भाग जगाने आ गई हैं। जागीरदार के हुक्म से उसके गनमैन जगत नारायण को एक जीप में घर तक छोड़ने आए, फिर उसे प्रणाम कहकर चले गए। उसकी धर्मपत्नी ने पूछा, क्या बात है, जागीरदार के कारिंदे तुम्हें यहाँ तक गाड़ी में लाए हैं? उसने घर के अंदर आकर दरवाजे को अंदर से बंद करके पहले तिजोरी खोली, फिर गठरी खोली तो उसकी बीवी खड़े खड़े फर्श पर गिर पड़ी। हैरानी से पूछने लगी, हाय राम, इतना खजाना कहाँ से लायो? वो बोला, लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान हो गई है, इसके बाद और तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। बार बार पूछोगी तो लात मारकर घर से निकाल दूंगा। बच्चों को भी समझा देना कि वो घर के अंदर की कोई बात बाहर किसी से ना बोलें। घर में दौलत आया करेगी और बात बाहर किसी को मालूम होगी तो मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। उसने धमकियां देकर बीवी और बच्चों की जुबान बंद कर दी। नीलमा नासरा के लिए सादी सी साड़ी के साथ शाम का खाना भी ले गया। वो दरिया से स्नान करने के बाद लिबास बदल कर आई और खाने के लिए बैठ गई। वो हाथ जोड़कर बोला, धन्य हो देवी जी, आपने एक ही दिन में मेरी काया पलट दी। मेरे पास इतनी दौलत हो गई है कि मैं इसे मिट्टी और टीन की चादरों से बने हुए घर में छुपा कर नहीं रख सकूंगा, और जागीरदार ने आज तक किसी का पक्का मकान बनाने की इजाज़त नहीं दी। नीलमा ने कहा, तुम्हारे पास इससे भी ज़्यादा दौलत आती रहेगी। तुम्हें जितनी ज़मीन की ज़रूरत है वहाँ अपने लिए आलीशान महल बनाओ। जागीरदार पंचधारी वो तमाम ज़मीनें तुम्हारे नाम लिख देगा। वो खुश होकर उसके कदमों में झुक गया। नीलमा ने कहा, मेरे हुक्म पर सख्ती से अमल करते रहो। जब तक मैं यहाँ रहूंगी तुम बड़े शहरों में रहने और बच्चों को तालीम दिलाने की ख्वाहिश नहीं करोगे। सिर्फ तुम अपनी दुकान के लिए माल खरीदने के लिए बड़ी सी मोटर गाड़ी में जाओगे, उस गाड़ी के पीछे माल रख कर लाओगे। देवी जी की जय हो, मैं गंगू तेली जैसा था, आपने मुझे राजा भोज बना दिया। हर शाम ठीक 6 बजे मेरे लिए खाना लेकर घर से निकलो। मैं तुम्हारी निगरानी करूंगी। वहाँ का जो भी शख्स तजस्सुस में मुब्तला होकर तुम्हारा पीछा करेगा मैं उसे रास्ते से भटका दिया करूंगी। यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो जान से मारा जाएगा। उसके खाने के बाद वो बर्तन लेकर वापस चला गया। नीलमा राजदारी चाहती थी, इसलिए जगत नारायण को बीवी बच्चों के साथ किसी शहर में रहने से मना कर रही थी, लेकिन ये भी जानती थी कि उसकी गोशा नशीनी और रूपोशी हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि जगत नारायण माल खरीदने शहर जाएगा तो कोई टेलीपैथी जानने वाला इत्तफाकन उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी रूपोशी की जगह मालूम कर लेगा। फिर जागीरदार धनीराम पंचधारी इस बात पर हैरान और परेशान था कि वो सेठ जगत नारायण के सामने बेबस क्यों हो जाता है। ये बात उसकी समझ में कभी ना आती, लेकिन वो भी बड़े बड़े शहरों में जाता रहता था।
कोई ख्याल ख्वानी करने वाला इत्तफाकन उसके दिमाग में भी पहुंचकर जगत नारायण के पुरस्कार होने की बातें मालूम करके नीलिमा तक पहुंच सकता था। खुद को राज में रखना और पुरस्कार बनकर रहना मुमकिन नहीं था। कभी किसी वजह से मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले नीलिमा का सुराग लगा सकते थे। वैसे फिलहाल वह मुतमईन थी कि इन दिनों कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला भारत में नहीं है और वह भारत की इंतहाई जनूब मगरबी बंदरगाह कालीकट से 500 किलोमीटर दूर थी। वो ऐसा इलाका था जहां ना कोई तफरीह के लिए आता और ना ही कोई बस वगैरह वहां से गुजरती थी। लोग बैलगाड़ियों में सफ़र करते। अगर पोरस भी अपने भारत देश में आता तो इतनी दूर पसमानदा इलाके में बोर होने के लिए कभी ना आता। इस हिसाब से नीलिमा को यकीन था कि साल या 6 माह तक इस खंडर की तरफ कोई नहीं आएगा और वो 4 या 6 माह में मुसलसल तपस्या करते हुए बड़ी हद तक आत्मा शक्ति हासिल कर लेगी। इसके बाद जगह बदल बदल कर भरपूर शक्ति हासिल करती रहेगी।